जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जी के प्लान पे स्वागत करता हूं। फिजिक्स में हम लोग आज गति देखेंगे लोग। तो चलिए गति के बारे में देखा जाए। तो सबसे पहले देखिएगा कि गति क्या है। तो देखिएगा कि अगर देखा जाए कि दुनिया का जितना वस्तु है सभी गति में ही है। पूरे ब्रह्मांड का चक्कर देखिएगा कि सूर्य लगा रहा है, सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रहा है, पृथ्वी का चक्कर चांद लगा रहा है। तो सब चीज़ तो गति ही है। लेकिन इसमें गति में जब हम लोग समझते हैं, लोग पढ़ते हैं लोग, तो गति सापेक्ष होता है। यानी कि किसी व्यक्ति के लिए कोई वस्तु गतिशील हो सकता है और वही वस्तु किसी और के लिए आपका स्थिर हो सकता है। तो गति जो चीज़ है, यानी कि गति जो है ये सापेक्ष होता है, किसी और पे डिपेंड करता है। यानी कि जो वस्तु देख रहा है उस पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिएगा कि जैसे कि मान लीजिए कि ट्रेन जा रहा है। तो ट्रेन जा रहा है और हम लोग बाहर हैं, और जैसे ट्रेन में मान लीजिए कि हाँ कोई आदमी बैठा है, बहुत सारा आदमी। तो कोई आदमी अगर खिड़की से देखेगा तो उसको जितना वृक्ष लौकेगा या कोई वस्तु लौकेगा तो लगेगा कि गतिशील है। लेकिन बगल में वही दूसरा व्यक्ति बैठा है तो वो व्यक्ति गतिशील उसको नहीं लगेगा और उसके लिए वो विराम होगा। तो जो गति होता है या विराम होता है ये वस्तु सापेक्ष होता है। तो ये चीज़ हम लोगों को समझना है। और गति के बारे में जितना क्वेश्चन आता है, जहाँ से बीपीएससी में पूछा है अभी तक, सभी क्वेश्चन देखा जाएगा और समझा जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा राटा मारने की कोशिश मत कीजिएगा, एक एक चीज़ कंसेप्ट समझिएगा, आसानी से आपका सभी चीज़ याद हो जाएगा। तो जब भी फिजिक्स पढ़िए तो समझने वाला ही होता है। अब देखिए यहाँ पे गति या विराम, यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो इसे वस्तु की गति कहा जाता है। और देखिए कि समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है तो उसे विराम अवस्था बोला जाता है। तो एक कोई भी याद कर लीजिएगा तो दोनों याद रहेगा। अब देखिए कि गति सापेक्ष होता है, तो ये अवधारणा हम आपको समझाए हैं कि कैसे सापेक्ष होता है। कि जैसे कि हमारे लिए कोई वस्तु गतिशील है तो वही किसी और के लिए स्थिर हो सकता है, इसी को सापेक्ष बोला जाता है। तो गति आप समझ गए होंगे। यानी कि अगर देखिए यहाँ पे हम खड़े हैं और जब मान लीजिए कि किसी बिंदु पे, ए बिंदु पे हम खड़े हैं, तो खड़े हैं तो समय तो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। अभी मान लीजिए 10:10 हो रहा है, तो फिर 1 मिनट के बाद 10:11 होगा, फिर 12 मिनट होगा। तो समय तो परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु है और हम यहाँ से देख रहे हैं और समय का जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन के साथ साथ ये जो वस्तु है इसके स्थान में परिवर्तन आ रहा है, तो उसी को बोला जाता है कि वस्तु गतिशील है। अगर स्थान में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो ये वस्तु क्या है कि स्थिर है। अब एक चीज समझिए कि मान लीजिए कि ये कोई बाइक वाला, यहाँ पे दो व्यक्ति है लोग। अब दोनों का दोनों अगर 50 के स्पीड से जा रहा है लोग, तो दोनों का दोनों क्या होगा, एक दूसरे के लिए वो विराम अवस्था में होगा लोग, गति की अवस्था में नहीं होगा लोग। लेकिन जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो दोनों क्या है लोग, गति की अवस्था में है लोग। यही गति का सापेक्षता का सिद्धांत है। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ा जाए। अब देखिए कि दूरी क्या है। तो दूरी हम इस पे आपको समझाएंगे, लेकिन एक बार पढ़ लिया जाए, एक बार समझ लिया जाए, उसके बाद जब इस पे समझिएगा तो जिंदगी में कभी भूलिएगा नहीं। देखिए दूरी का मतलब क्या होता है कि गति करती ही वस्तु द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को ही दूरी बोला जाता है। और दूरी क्या होता है, अदिश राशि है और हमेशा धनात्मक होता है। एक चीज समझिए कि जैसे कि किसी पॉइंट पे हम खड़े हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पे ए पॉइंट पे खड़े हैं। अब ए पॉइंट से हम चलना स्टार्ट करेंगे तो समय के साथ साथ ये अपना स्थिति भी परिवर्तन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम बी पॉइंट पर पहुंच गए और यहाँ से 3 किलोमीटर हम चल दिए यहाँ पे। अब फिर मान लीजिए कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया और फिर यहाँ पे सी पॉइंट पे पहुंचे और इसका दूरी 2 किलोमीटर है। तो देखिए कि गति करती हुई वस्तु जब यहाँ से यहाँ चलेंगे तो गति ही करेंगे और अपना स्थान में परिवर्तन भी कर रहे हैं। तो ए से हम सी तक पहुंचे तो इसका दूरी क्या हो जाएगा, तो दूरी आपका हो जाएगा 3 और 2 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो संपूर्ण मार्ग की ये लंबाई बता रहा है, ए से लेके आपका सी तक का मार्ग का लंबाई बता रहा है। अब मान लीजिए कि फिर हम यहाँ से यहाँ रिटर्न आ गए ए पर, तो यहाँ पे ए पे रिटर्न है तो कितना दूरी तय किए अगर ये पूछा जाए तो इसका मान लीजिए कि 4 किलोमीटर ये पड़ेगा यहाँ से। तो 7 और 4 11 किलोमीटर का डिस्टेंस दूरी हम तय कर लिए हैं। तो दूरी जब भी होता है धनात्मक होता है, दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। यानी कि दूरी माइनस में कभी नहीं जा सकते हैं, हमेशा प्लस में ही जाएंगे, क्योंकि संपूर्ण मार्ग का लंबाई होता है दूरी, तो इसीलिए हमेशा धनात्मक होता है।
इसके बाद देखिएगा कि अदिश राशि है, यानी कि इसमें देखिएगा कि सिर्फ आपका दिशा के साथ साथ इसमें परिमाण नहीं है, सिर्फ परिमाण है, तो ये आपका ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए कि किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन बोला जाता है। तो न्यूनतम दूरी का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि मान लीजिए कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचे और बी पॉइंट से आपका सी पॉइंट पे पहुंचे, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 7 किलोमीटर और ये 6 किलोमीटर चले, तो इससे इसको मतलब नहीं है कि 7 और 6 आपका 13 किलोमीटर दूरी हो गया, इससे मतलब नहीं है। विस्थापन का मतलब होता है कि ये जो पॉइंट है ए पॉइंट से सी पॉइंट का आपका सबसे न्यूनतम जो डिस्टेंस होगा, जो न्यूनतम रास्ता होगा, तो यही जो दूरी होगा यही इसका विस्थापन होगा। इसके बीच में चाहे कोई भी वस्तु है उससे कोई मतलब नहीं है, ये आपका सबसे न्यूनतम दूरी को ही डिनोट करता है, ये बताता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। और विस्थापन देखिए कि सदिश राशि होता है और इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और इसका शून्य भी हो सकता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो विस्थापन होता है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। तो ऐसे शून्य भी हो सकता है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ से ए से बी पॉइंट पे अगर पहुंचे, अगर 7 किलोमीटर का दूरी है ये, अगर पूछा जाए कि विस्थापन कितना हुआ तो 7 किलोमीटर हो गया। अब मान लीजिए कि 7 किलोमीटर कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ हम गए या आप गए और फिर लौट के आप यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे देखिएगा कि इस ए पॉइंट से दूरी जो ये आपका सी पॉइंट है, इसका दूरी मान लीजिए कि 11 किलोमीटर है। तो 11 किलोमीटर मान लीजिए कि 11 किलोमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, इतना जो डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं उतना घटा देंगे तो ये आपका ऋणात्मक में आ जाएगा। तो ऋणात्मक भी होता है और जीरो भी हो सकता है। 7 किलोमीटर गए, 7 किलोमीटर आ गए, तो इसका मतलब कि जहाँ पे खड़ा थे वहीं पे फिर आ गए, तो जो न्यूनतम दूरी होगा तो इसका आपका जीरो हो जाएगा। तो ये कंडीशन होता है। ये 11 किलोमीटर नहीं 3 किलोमीटर मान लीजिए, तब तो इससे कम होगा, तो ये ऋणात्मक में जाएगा। तो ये आपका शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। इस पे एक बार और चर्चा किया जाएगा, जहां से न्यूमेरिकल आता है तो वो सभी पढ़ा जाएगा, पहले एक बार देख लिया जाए। और देखिएगा कि चाल यानी कि स्पीड क्या होता है, तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो देखिएगा किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में यानी कि एक समय में तय किया गया दूरी के मान को उस वस्तु की चाल कहते हैं। और चाल हमेशा क्या होता है? अदिश राशि होता है और चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाता है। यानी कि इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे हम गए, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब मान लीजिए कि ये 8 किलोमीटर है। अब देखिए कि हम आपका कितना, मान लीजिए कि हम 8 किलोमीटर 4 मिनट में पहुंच गए, यहाँ पे 4 मिनट में डिस्टेंस कर लिया तय। तो अब वही क्या हो जाएगा कि दूरी कितना है? 8 है, और समय कितना लगा? तो 4 मिनट लगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 किलोमीटर हम 1 मिनट में 2 किलोमीटर तय कर रहे हैं, और यही इसका स्पीड हो गया। तो स्पीड का मतलब ये हो गया, दूरी बटा समय इसका सूत्र होता है। अब इसमें वेग देखिए, वेग का इंग्लिश वेलोसिटी होता है। वेग का मतलब क्या होता है कि इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। यानी कि एक समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन अभी समझे हैं लोग कि क्या है यहाँ पे, तो जो विस्थापन होगा वही उसका वेग कहलाएगा। और ये सदिश राशि है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय अंतराल होता है। तो ये तो हम एक बार डिफिनेशन देख लिए, लेकिन अब यहाँ से समझिएगा कि विस्थापन, दूरी, समय, ये सब चाल कैसे निकाला जाता है, एक एक करके समझते हैं लोग। तो एक आपका डायग्राम यहाँ पे दे दिया गया है, और देखिए कि ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट दिया गया है। अभी तक समझ में अगर नहीं आया है तो इसको आसानी से समझ लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। तो आपका 5 पॉइंट है, ए और बी के बीच का दूरी जो है 4 किलोमीटर है, और वहीं पे देखिएगा कि बी और सी का जो दूरी है ये आपका 2 किलोमीटर है। सी और डी का जो दूरी है ये आपका 2 किलोमीटर है, और डी से ई का दूरी है वो आपका 2 किलोमीटर है। तो ये तो आपका हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए कि इसका दूरी देखा जाए कि दूरी कितना है। अब ये इसका डायग्राम के साथ साथ में आपका कथन दे दिया है। चित्र के अनुसार ए बी सी डी ई पर चलते हुए बिंदु ए से
प्रारंभ करता है और बिंदु ई पर 5 घंटों में पहुंचता है। तो यहाँ पे समय भी हम लोग को मिल गया कि कितना घंटा में पहुंचता है, यहाँ से चलता है और यहाँ तक उसको 5 घंटा लगता है। अब यहाँ पे दूरी बताना है, विस्थापन बताना है, चाल बताना है और वेग बताना है। तो एक चीज समझिए कि दूरी बताना है तो हम तो सीधे सीधे जितना मार्ग की लंबाई है, संपूर्ण मार्ग की लंबाई है, उसको जोड़ देंगे। तो 4 2 6 और 6 2 8 8 2 10, यानी कि हमको यहाँ से यहाँ आने में 10 किलोमीटर का तय करना पड़ा है यात्रा। तो दूरी कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इसमें कुछ नहीं करना है, जितना मार्ग तय किए हैं वो सब जोड़ देना है। उसके बाद विस्थापन निकालना है। तो विस्थापन का मतलब ही क्या होता है कि जो प्रारंभिक बिंदु है और जो अंतिम बिंदु है उसका सबसे नजदीक का रास्ता जो होता है, सबसे सटीक रास्ता होता है, उसी को बोला जाता है विस्थापन। तो अब देखिए कि यहाँ से यहाँ से यहाँ गया है, ये हो गया विस्थापन। अगर हम देखें कि ए से और ई के दूरी जो सबसे नजदीक होगा तो एक रेखा इधर से खींचेंगे तो एक रेखा ये बनेगा, यानी कि हमको यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो इधर नहीं जाना है, सीधे यहाँ पे पहुँचना है। तो अब देखिए यहाँ से ए के बी के बीच के दूरी कितना है? 4 किलोमीटर है। तो ये तो 4 किलोमीटर रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए बी और ई के बीच के जो दूरी है तो ये 2 किलोमीटर दूरी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी सी और डी के बीच का जो दूरी है वही तो दूरी यहाँ पे है। उसके बाद ये घुमा है तो यहाँ पे 2 किलोमीटर अगर हम जोड़ देंगे 4 में तो ये आपका विस्थापन निकल जाएगा। तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर हो जाएगा। अब हमको बताइए कि चाल निकालना है। तो चाल निकालना है, तो चाल निकालने के लिए क्या बोलता है और चाल क्या होता है? तो देखिएगा कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को उस वस्तु का चाल बोला जाता है। और चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, यानी कि जितना दूरी होगा उसके नीचे समय लिख देंगे। तो ये आपका दूरी कितना है? तो दूरी तो हम लोग निकाले हैं लोग 10 किलोमीटर है। तो ये 10 किलोमीटर आपका दूरी हो जाएगा। और समय कितना लगा है? तो समय ये 5 घंटा यहाँ पे बता दिया है। तो जब भी चाल निकालना होगा तो समय देगा। तो यहाँ पे आपका नीचे 5 आ जाएगा, इसे काटेंगे लोग तो कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका चाल कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से हो जाएगा। तो ये आपका चाल हो गया। अब वेग निकालना है। तो वेग का मतलब क्या होता है? आपका विस्थापन बटा समय अंतराल। तो विस्थापन इसका अभी निकाले हैं लोग, कितना है विस्थापन? तो विस्थापन अभी निकाले हैं लोग, तो देखिए कि 4 और 2 ये सबसे नजदीक का, इसका जो 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर यहाँ दूरी है तो ये 2 और 6 हो गया। तो 6 किलोमीटर आपका विस्थापन हो गया। और वेग निकालना है तो आपका कितना हो जाएगा? समय अंतराल। तो समय अंतराल कितना दिया है? तो यहाँ पे 5 घंटा समय अंतराल दिया है, यानी 5 घंटा में पहुंचा है ए से ई तक। तो नीचे आपका 5 आ जाएगा। इसे काटिएगा तो एक बार में जा रहा है, फिर 1 आएगा, फिर 0 बैठेगा और 5 दूनी 10। तो 1.2 आपका वेग हो जाएगा। तो ये आप देखिए कितना आसान है ये सब निकालना। एक बार सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ गए तो उसके बाद कुछ नहीं है फिजिक्स में। फिजिक्स एकदम अपने उंगली पे आप याद कर सकते हैं। फिजिक्स में पढ़ना नहीं है, सिर्फ समझना है कॉन्सेप्ट। एक बार कोई कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा, कैसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा आप जरूर बना दीजिएगा। तो ये तो आप हो गया। लेकिन एक चीज समझिए कि पाइथागोरस नियम द्वारा विस्थापन ज्ञात करना अगर होगा तो ऐसे मान लीजिए कि इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए एक मान लीजिए कि एक बिंदु दिया, यहाँ पे ए बिंदु दिया और ए से ये चलना स्टार्ट किया और कहाँ पहुंच गया? बी बिंदु पे पहुंच गया। और यहाँ मान लीजिए कि इसका 4 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। अब यहाँ से बी बिंदु से फिर चलना स्टार्ट किया और बी से ये आपका सी तक पहुंचा और यहाँ पे इसका दूरी जो है 3 किलोमीटर है। अब इसका बताना है विस्थापन। दूरी बताना होगा तो एकदम फट से बता दीजिएगा, 4 और 3 7 किलोमीटर इसका दूरी है। लेकिन ये तो सबसे नज़दीक का मार्ग पूछता है कि सबसे नज़दीक, यानी पॉइंट ए और सी का जो भी नज़दीक होगा उसी के बारे में पूछ रहा है। तो अब इसको कैसे निकालिएगा? तो इसके लिए पाइथागोरस का नियम लागू किया जाता है। पाइथागोरस का नियम लागू करना बहुत आसान है। इसमें करना क्या है कि जब भी ऐसा दे, पाइथागोरस के नियम के आधार पे त्रिभुज बना के दे और उसका विस्थापन पूछे तो करना ये है कि इसका स्क्वायर निकाल देना है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा।
उसके बाद देखिएगा कि इसका स्क्वायर निकाल देना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है जी? तो 9 होता है। तो 16 और 9 कितना हो जाएगा? 16 9 जोड़ेंगे लोग तो 25 हो जाएगा। और 25 किसका स्क्वायर है? तो 5 का स्क्वायर है 25। तो इसका मतलब कि आपका 5 आंसर आ जाएगा। तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा? ए से ये सी की जो ये है डिस्टेंस, तो इसका विस्थापन अगर देखेंगे लोग तो 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो यही तो बस इतना ही आपको याद रखना है। यहाँ पे कोई भी मान दे सकता है, यहाँ पे 6 भी दे सकता है। तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। और फिर देखिएगा कि ये आपका 3 दिया है, तो ऐसे जोड़ के निकालना पड़ेगा। कभी पॉइंट में भी आता है, जनरली आपका इजी क्वेश्चन ही पूछता है, तो ये आपको निकाल देना है। बस इतना ही करना है, आपका निकल जाएगा। इसके बाद देखना है कि हम लोग को त्वरण देखना है कि त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन क्या है। तो सभी चीज़ बहुत आसानी से समझेंगे लोग और आम भाषा में समझा जाएगा। देखिएगा कि यहाँ पे दिया है एक्सीलरेशन मतलब यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तन होता है तो उस वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण बोला जाता है। यानी कि त्वरण मतलब क्या होगा? वेग में परिवर्तन और समय अंतराल। तो वेग में परिवर्तन अभी हम लोग देखे हैं लोग कि वेग मतलब क्या होगा? विस्थापन बटा समय अंतराल। तो यही आपका वेग हो जाएगा। तो वेग में परिवर्तन और समय अंतराल हो जाएगा। एक चीज समझिए, इसको हम आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं। जैसे एक चीज समझिए कि ये मान लीजिए कि ए पॉइंट पे आप खड़े हैं, ये कोई बिंदु है, और यहां से आप खड़े हैं बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए। अब यहां से बी पॉइंट पे आपको पहुंचना है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे डिस्टेंस आपका 6 किलोमीटर है, चाहे जितना भी है। तो जब यहाँ से आप दौड़ना स्टार्ट कीजिएगा तो एक ही रफ्तार में तो नहीं दौड़िएगा, कभी स्लो होइएगा, कभी तेज होइएगा, कभी ठहरिएगा। तो जो वो समय अंतराल दिखा रहा है वही आपका क्या है? त्वरण है, एक्सीलरेशन है। इसके बारे में आगे भी अच्छी तरीके से समझना है एक्सीलरेशन के बारे में, तो उतना ज़्यादा आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन और समय अंतराल होता है। यहाँ पे त्वरण यानी एक्सीलरेशन ए से डिनोट किया गया है, और वेग में परिवर्तन आपका भी मतलब वेलोसिटी और यू मतलब पहला, तो ये आपका इसमें घट जाएगा, और टी मतलब समय अंतराल। तो ये इसका सूत्र हो जाता है। और ये सदिश राशि है, तो इसका दिशा भी बताएगा परिणाम के साथ साथ, तो ये आपको याद रखना है। और देखिए कि ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, और कोई भी वस्तु दुनिया में अगर धनात्मक ऋणात्मक हो रहा है तो इसका मतलब कि वो जीरो भी हो सकता है। तो ये हमेशा कॉन्सेप्ट फिजिक्स में याद रखिएगा कि कोई भी वस्तु अगर धनात्मक ऋणात्मक में जा रहा है तो उसका मान जीरो भी आने की संभावना हो सकता है। तो ये तो हो गया। अब देखेंगे लोग वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति का मतलब क्या है कि एक वृत्त ये बना दिए। अब जैसे कि हम लोग सरल गति दौड़ रहे हैं, तो सरल गति मतलब कि सीधा जा रहे हैं, यहाँ से मुड़ जा रहे हैं, ये आपका सरल गति हो जाएगा। या सीधा जाके फिर सीधा आ रहे हैं, तो ये सब सरल गति है। लेकिन अगर वृत्तीय गति मतलब क्या हो गया कि एक वृत्त पे आपका कोई वस्तु गति कर रहा है, तो उसी को वृत्तीय गति बोला जाता है। तो वृत्तीय गति का मतलब क्या होगा कि कोई भी वृत्त पे कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसे वृत्तीय गति बोला जाता है। और देखिए कि एक समान वृत्तीय गति होता है, यानी कि इस पे जो गति होगा एक समान वृत्तीय गति होता है। तो ये आपका दूसरा का ये है स्टेटमेंट। वृत्त पे गति करती हुई वस्तु का दिशा हमेशा केंद्र की तरफ होता है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। कभी आप जब साइकिल चलाए होंगे, तो किसी फील्ड में सीखे होंगे साइकिल या चलाए होंगे, तो देखिए कि हमेशा आप जिधर इधर से चलाते हैं तो इधर ही आप झुके रहिएगा। या किसी वृत्त में आप दौड़ लगाइएगा तब भी देखिएगा कि आप इधर के तरफ यानी कि ये केंद्र की तरफ ही झुके रहते हैं। इसका कारण क्या रहता है कि जो केंद्रीय शक्ति रहता है वो अपने तरफ खींचता है, और इसी को बोला जाता है केंद्रीय शक्ति। तो ये आप याद रखिएगा। वृत्त पे गति करती हुई वस्तु का जो दिशा होता है हमेशा किधर होगा? तो वृत्त के तरफ होगा। तो ये आपको 3 इसमें स्टेटमेंट हमेशा याद रखना है कि अगर कोई वस्तु वृत्त पे चक्कर लगा रहा है तो उसे वृत्तीय गति बोला जाएगा, और हमेशा वो किधर के तरफ खिंचाव करेगा तो वृत्त के केंद्र के तरफ। इसे केंद्रीय गति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और एक समान वृत्तीय गति ये करता है। तो ये आपको, अगर वो स्वतंत्र अवस्था में हो तो, अब ये मत समझिए कि हम दौड़ रहे हैं तो हम समान अवस्था में दौड़ रहे हैं। तो आप दौड़ रहे हैं तो आप
स्वतंत्र अवस्था में नहीं है। लेकिन अगर कोई कण है, अगर वृत्त के चारों तरफ वो चक्कर लगा रहा है तो वो चक्कर एक ही गति से लगाएगा। जैसे कि बल का नियम भी आप देखिएगा कि बल का नियम क्या बोलता है कि कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगा, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। तो वैसे ही अगर कोई कण वृत्त पे अगर चक्कर लगा रहा है तो वो हमेशा केंद्र की तरफ खिंचाव महसूस करेगा और एक समान वृत्तीय गति करते रहेगा जबकि उस पर बाहरी बल ना लगे। तो यहाँ बल तो लगेगा ही लगेगा अगर कोई गति कर रहा है तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अब देखिए कि कोणीय विस्थापन क्या होता है। तो एक चीज समझिए कि ये कोणीय विस्थापन क्या होगा। तो यहां से कोई कण अगर ऐसे चक्कर लगा रहा है तो ऐसे ये चक्कर लगा रहा है तो मान लीजिए कि एक यहाँ बिंदु, यहाँ से ये चक्कर लगा रहा है तो यहाँ तक पहुंचेगा तो इसके बीच में तो एक कोण बनेगा ना, यहाँ पे कोण बन रहा है तो यही कोण क्या हो जाएगा, आपका कोणीय विस्थापन हो जाएगा। यहाँ से यहाँ ये आ गया, यानी कि आपका विस्थापन का मतलब क्या होता है कि सबसे न्यूनतम दूरी, तो जो सबसे न्यूनतम दूरी है यहाँ से यहाँ तो एक आपका कोण बनाएगा। अब मान लीजिए कि जैसे कि ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका मान लीजिए कि बी पॉइंट है, तो यहाँ से कोई कण यहाँ चल गया। अब यहाँ से देखिएगा कि ये तो वृत्त है, अब यहाँ पे वृत्त है, अगर विस्थापन देखा जाए तो ये तो सबसे नज़दीक, तो ऐसे खींचेंगे सबसे नज़दीक, तो ऐसे खींचेंगे तो ये क्या हो रहा है कि एक आपका कोण बन रहा है यहाँ पे, तो कोण बन रहा है ऐसे, तो यही क्या हो गया, आपका कोणीय विस्थापन हो गया। और कोणीय वेग का बात किया जाए तो यही जो इसमें चेंजिंग आएगा तो उसे कोणीय वेग बोलेंगे। तो वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितना कोण घूम जाती है उस कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो अगर यहाँ से अगर हम मान लें कि यहाँ से यहाँ कितना डिग्री घुमा, तो अगर पूरा वृत्त का देखिएगा तो 360 होता है, और इसमें देखिएगा कि ये आपका 180 का ये आपका 90 हो जाएगा, तो 90 डिग्री ये आपका कोणीय विस्थापन इसका हुआ। और उसमें निकालने का नियम होता है, तो आगे हम लोग न्यूमेरिकल में देखेंगे लोग कि कैसे निकाला जाएगा। और देखिए कि इसका मात्रक, कोणीय विस्थापन का मात्रक देखेंगे लोग तो रेडियन होता है। आपका पहला जो इसमें फिजिक्स का पढ़ाए थे तो उसमें हम आपको 7 मूल मात्रक पढ़ाए थे और 2 व्युत्पन्न मात्रक, तो इसमें एक आपका कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन भी था। और ये सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है, क्योंकि ये आपका मात्रा के साथ साथ दिशा भी बता रहा है, तो इसीलिए ये सदिश राशि भी है। क्योंकि अगर यहाँ से अगर किधर भी जाएगा तो कोई ना कोई तो दिशा ही बताएगा, या तो पूरब के तरफ गया या पश्चिम के तरफ गया, तो बिना दिशा के तो ये विस्थापित होगा नहीं। कोणीय वेग, तो कोणीय विस्थापन की परिवर्तन की दर कोणीय वेग कहलाता है। तो वही चीज है, एक चीज आप समझ गए तो वो सभी चीज याद हो जाता है कि अगर विस्थापन की जो दर है परिवर्तन, यानी समय अंतराल जो भी परिवर्तन आ रहा है तो वही उसका दर हो जाएगा। और इसका सूत्र होता है, तो कोणीय वेग को ओमेगा में डिनोट किया जाता है। और इसका देखिए आपका त्रिभुज बटा थीटा, और ये आपका त्रिभुज टी आ जाएगा। तो ये त्रिभुज का ये आपका दर्शाया जा रहा है और ये थीटा हो जाएगा। थीटा आपका कोणीय विस्थापन बताएगा और टी आपका लगा समय, यानी कितना समय लगा है, समय अंतराल बताएगा। तो ये आपका हो गया। इसमें अभी बहुत चीज़ पढ़ना है, इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आगे वो दूर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बार बार ये सब आते रहेगा। तो इसमें अब न्यूटन का गति नियम देखा जाए, उसके बाद देखेंगे लोग जो भी बचा होगा। आगे हम लोग न्यूटन का गति नियम देखेंगे। तो देखिए कि न्यूटन के द्वारा प्रिंसिया किताब इसके द्वारा लिखा गया था और 1687 ईस्वी में ये प्रकाशित होता है। प्रकाशित होने के बाद देखिए कि न्यूटन का 3 गति नियम ये आपका बताया गया था इसमें, इस बुक में, और उसी के बारे में क्वेश्चन पूछता है बार बार। और इसी नियम को देखिएगा कि बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो इसी के नियम देखेंगे लोग। 3 नियम बताया और तीनों नियम देखिएगा कि पहला जो नियम है गति का, तो इससे देखिएगा कि जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम। तो प्रथम गति नियम को गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। साथ में देखिएगा कि इस नियम से हम लोगों को बल की परिभाषा मिलता है। तो ये याद रखिएगा
कि प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है, द्वितीय नियम से देखिएगा कि संवेग का परिभाषा मिलता है, और तृतीय नियम से क्रिया प्रतिक्रिया का परिभाषा मिलता है, और संवेग संरक्षण सिद्धांत का यहाँ से परिभाषा मिलता है। संवेग संरक्षण सिद्धांत, और साथ में देखिए क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी मिलता है, तो इसीलिए इसे तिसारका नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम से नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज सबसे पहले याद रखिएगा कि गति का प्रथम जो नियम है गैलीलियो के नियम से नाम से भी जाना जाता है, जड़त्व का नियम भी इसे बोला जाता है, द्वितीय नियम से हम लोग को संवेग का नियम मिलता है, और तृतीय जो गति नियम है उससे संवेग संरक्षण सिद्धांत, इन दोनों से मिला के मिलता है। तो तृतीय कहिए या द्वितीय कहिए, द्वितीय में संवेग का नियम और तृतीय में संवेग संरक्षण सिद्धांत मिलता है। तो ये सब हम लोग देखेंगे लोग, इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी जाना जाता है। और ये सभी सिद्धांत कहाँ से मिलता है, तो ये आपका उसका एक बुक है प्रिंसिपिया, उसी में मिलता है। तो ये याद रखना है, एक एक चीज करके हम लोग को समझना है। और देखिए कि आपका फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि इसे डाटा मार के आप नहीं समझ सकते हैं, इसका कंसेप्ट समझना है। अगर कंसेप्ट एक बार समझ गए तो फिर आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा कि ये सब क्या है। तो चलिए देखा जाए। सबसे पहले देखिए प्रथम गति नियम क्या बताता है कि कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगा के उसे जिस अवस्था में उस अवस्था में परिवर्तन ना कर दे या परिवर्तन करने की वो चेष्टा ना करें। उसके बाद इसी में बताता है कि कोई भी वस्तु अगर गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगा। लेकिन किस गतिशील का बात करता है, तो सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा में कोई वस्तु अगर गति कर रहा है, यानी कि ये गति कर रहा है, तो ये गतिशील ही रहेगा जब तक कि उस पर बाहरी फोर्स लगा के उसे रोक ना दिया जाए या रोकने की प्रयास ना किया जाए। तो दो चीज आपको याद रखना है कि प्रथम नियम क्या बताता है कि जैसे कि मान लीजिए कि ये हम लोग का पृथ्वी का धरातल है, भूमि है। अब इस पे मान लीजिए कि कोई पत्थर यहाँ पे रखा हुआ है बहुत सारा, या कोई भी वस्तु रखा है, वस्तु मान लेते हैं कि वस्तु है। अब ये कहता है कि ये वस्तु अगर स्थिर है तो ये स्थिर ही रहेगा। और कब तक स्थिर रहेगा, जब तक कि इस पे बाहरी बल ना लगे। अब बाहरी बल जैसे इस पे लगेगा तब जाके ये गतिशील होगा। तो ये तो पहला ये आपका कंडीशन बताया। दूसरा का कंडीशन बताता है कि कोई भी वस्तु अगर गतिशील है तो गति कर रहा है, मान लीजिए कि कोई वस्तु, तो ये गति में ही रहेगा। कब तक गति में ही रहेगा, जब तक कि उस पर बाहरी कोई बल ना लगे। तो इसका मतलब कि दो चीज हम लोगों को समझना है। पहला चीज कि अगर एक चीज बताइए कि ये कोई वस्तु है तो ये स्थिर क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो जो इसके पीछे का रीजन है वही इसे जड़त्व बोला जाता है। तो जड़त्व का मतलब क्या होता है कि जो कोई भी वस्तु है अगर गतिशील है तो गतिशील के पीछे का जो कारण है वो जड़त्व है। जो इसे गतिशील बनाए रखता है उसी को जड़त्व बोला जाता है। और कोई वस्तु स्थिर है तो उसे स्थिरता बनाए रखता है, उसी को जड़त्व बोला जाता है। तो ये तो आप समझ गए कि जड़त्व का मतलब क्या होगा कि कोई भी वस्तु स्थिर है तो उसे स्थिर बनाए रखता है। अगर इस पे कोई बाहरी बल लगेगा तभी जाके ये अपना संतुलन खोएगा। तो ये आपका बाहरी बल मतलब कि बहुत सारा काम करता है। अब एक चीज यहाँ पे और समझना है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है तो आपसे पूछेगा कि जड़त्व किस में ज्यादा होगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई गेंद है, फुटबॉल है, और यहाँ पे भी मान लीजिए कि कोई फुटबॉल है, लेकिन ये मान लीजिए कि जो बॉल है ये आपका लकड़ी का है और ये मान लीजिए कि इसमें गैस भरा है। तो ये तो हल्का होगा और ये क्या होगा, भारी होगा। तो जो भारी होगा उसमें जड़त्व ज्यादा होगा और जो हल्का होगा उसमें जड़त्व कम होगा। आसान भाषा में अगर समझा जाए तो देखिएगा कि जब आंधी तूफान आता है तो टीन ऊन होता है वो उधिया जाता है, और वही पत्थर है और जो मिट्टी सीमेंट का घर बना है ये सब नहीं उधियाता है। इसका कारण क्या रहता है कि इसमें जड़त्व ज्यादा रहता है और इसमें जड़त्व कम रहेगा। तो यानी कि जिसमें मास ज्यादा होगा उसमें जड़त्व ज्यादा होगा। तो जिसमें मास ज्यादा होगा वो उसमें जड़त्व ज्यादा होगा, और जिसमें मास कम होगा उसमें जड़त्व कम होगा। जड़त्व को आसान भाषा में समझिए कि कोई भी वस्तु है तो उसको जो जकड़ के रखता है, जो पकड़ के रखता है, उसी को बोला जाता है। और तो ये हम लोग क्या क्या समझे, पहिलका कि आपका
न्यूटन का प्रथम नियम दो कंडीशन बताता है। पहला कंडीशन ये बताता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो तब तक स्थिर रहेगा जब तक कि उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए, और कोई वस्तु अगर गतिशील है तो वो तब तक गतिशील रहेगा। सीधी रेखा का बात किया जा रहा है कि जब तक वो गतिशील रहेगा जब तक कि उस पर बाहरी बल ना लग के उसका जो स्थिति है परिवर्तन ना कर दे। और जो कोई भी वस्तु है तो अगर स्थिर है या गतिशील है तो उसके पीछे जो कारण रहता है, उसके जो स्थिति में परिवर्तन होने नहीं देता है, वही जड़त्व होता है। और जो स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है वही क्या होता है कि बल होता है। तो बल का मतलब क्या हो गया कि कोई भी वस्तु है वो वहां से हिला दे, डुला दे, दाएं बाएं कर दे तो उस पर फोर्स लगाता है, बल लगाता है, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन करता है, तो वही क्या हो गया, आपका बल हो गया। तो बल का परिभाषा यहाँ से मिल जाता है, F बराबर m इंटू ए, यानी कि एक्सीलरेशन। ये आपको हम लोग इसमें पढ़ेंगे लोग, तो थोड़ा सा इसे अभी छोड़ दिया जाए। अब यहाँ एक चीज समझिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो न्यूटन का प्रथम नियम है, अगर कोई वृत्त है और इस पे कोई कण चक्कर लगा रहा है, तो ये न्यूटन का प्रथम नियम इस पे काम करेगा कि नहीं करेगा? तो नहीं करेगा। इस अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे लोग, तो देखिएगा कि जैसे कि वृत्त पे कोई भी कण अगर चक्कर लगाता है तो उसमें क्या होता है कि केंद्र की तरफ केंद्रीय बल लगता है या आपका बाहरी बल लगेगा। तो देखिए ये केंद्र की तरफ जो बल लगता है तो ये तो हमेशा बल लगेगा। वृत्त पे कोई भी अगर कण चलता है तो हमेशा क्या होता है कि केंद्र की तरफ उसका बल लगता है। तो अगर केंद्र की तरफ बल लग रहा है तो इस पे न्यूटन का जो प्रथम नियम है, वृत्त पे जो कण चल रहा है उस पे काम नहीं करेगा। ये कब काम करेगा? जब ये सीधी रेखा में रहेगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसका उदाहरण देखा जाए। उदाहरण देखेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि कभी ना कभी ऐसा उदाहरण दे रहे हैं कि जो आपके जीवन में, हमारे जीवन में काम कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि आप गद्दा देखिएगा, जो रजाई होता है, तो रजाई जो रहता है अगर एक डांटा उठा के और उस रजाई पे मारिएगा तो क्या होता है कि छोटा छोटा कण उसमें से निकलने रहता है। इसमें क्या हो रहा है कि जो आप डांटा से उस गद्दा को मार रहे हैं तो यानी कि उसमें फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स लगाने के कारण जो उसमें कण स्थिर था उसमें आप बल का प्रयोग करके उसे अस्थिर बना दे रहे हैं। तो ये क्या हो जा रहा है कि ये जो कण है ये आप अस्थिर हो जा रहा है, तो उसमें से निकल जा रहा है, तो उसमें का गर्दा ऐसे झाड़ा जाता है, तो वो न्यूटन का प्रथम नियम हो जाएगा। तो ये आप न्यूटन का प्रथम नियम कंबल से कण कहिए या गर्दा कहिए, इसे निकालना। तो ये है कि आप पहला नियम बहुत अच्छा तरीके से समझ गए होंगे। तो न्यूटन का दूसरा नियम देख लिया जाए। तो थोड़ा सा इसका डिफिनेशन लिख दिए हैं ताकि फिर से लिखने में समय ना लगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि दूसरा का नियम न्यूटन ने क्या बताया। तो देखिए गति का नियम का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु गति में है तो उसी के नियम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं लोग। तो यहाँ पे दूसरा का नियम ये बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले बल के बराबर और उसी दिशा में होता है। यानी इसका मतलब, कहने का मतलब क्या था कि अगर बल ज़्यादा लगेगा तो वो उस दिशा में वो गति और ज़्यादा करेगा और बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा बल लगाएंगे लोग उतना ही बढ़ेगा। वस्तु भारी अगर होगा तो उसका जो गति है कम होगा। इसको आसान भाषा में समझिए कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लोग खाली कोई गाड़ी है, कोई कार है और वो खाली है, तो उसको जब हम लोग धक्का देंगे तो आसानी से वो क्या हो जाएगा, आसानी से वो गति में आ जाएगा, धीरे धीरे वो ढुगुरना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अब देखिएगा कि दो आदमी उसको धक्का दे रहा है तो धीरे धीरे ढुगरेगा। उसमें अगर 4 आदमी और लिया के रख दिए और 6 आदमी उसको धक्का देगा तो उसका क्या होगा कि जो वेग होगा वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बल ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए वो गति ज़्यादा कर रहा है, तो वो बढ़ेगा। लेकिन अगर वही देखिए कि उसमें जो कार है उसमें हम 4-5 आदमी को बैठा दें तो वही जो 2 आदमी है या 6 आदमी है, तो जब उसको धक्का देगा तो बल और ज़्यादा लगाना पड़ेगा, या तो वो उसके तुलना में कम स्पीड से बढ़ेगा। तो यही चीज़ बता रहा है कि जब भारी वस्तु रहता है तो उसका त्वरण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि उसका जो गति रहता है कम हो जाता है, क्योंकि द्रव्यमान बढ़ जाता है। और द्रव्यमान बढ़ने का मतलब है कि जब उसको हम लोग गतिशील बनाते हैं लोग तो बल ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो यही ये चीज़ बताता है। तो F का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका फोर्स हो जाएगा यानी कि बल, और M का मतलब आपका द्रव्यमान, और E का मतलब एक्सीलरेशन हो जाएगा। इसको और अच्छी तरीके से समझने के पहले हम लोग को संवेग को समझना होगा कि आखिर संवेग क्या है।
क्योंकि देखिए कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, तो जब तक आपको संवेग समझ में नहीं आएगा, ये आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर संवेग समझ में आ गया तो फिर इस दूसरे का नियम में कुछ है ही नहीं। पहिलका तो यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि द्वितीय न्यूटन की गति से हम लोग को कौन सा सिद्धांत मिलता है, तो संवेग का नियम मिलता है, संवेग का नियम। अब संवेग क्या है, तो देखिए संवेग को इंग्लिश में बोला जाता है मोमेंटम, मोमेंटम, और इसे डिनोट किया जाता है छोटा p से। संवेग ये बताता है कि अगर कोई भारू, जैसे कि देखिए संवेग का उपयोग क्या होता है कि कोई भी गाड़ी है, अब गाड़ी कोई भी है या कोई भी वस्तु है, तो उसके अंदर क्या होगा, द्रव्यमान तो होगा ही होगा, क्योंकि वो कणों से बना है तो द्रव्यमान होगा। अगर वो गति में है, तो गति में है तो एक खास दिशा की तरफ जा रहा होगा। कोई भी वस्तु एक दिशा में ही जाता है, अगर ट्रेवल कर रहा है तो खास दिशा में जा रहा होगा, और उसमें वेग होगा, यानी कि उसका चाल होगा। तो जैसे कि कार कोई है, अगर ये इस दिशा में जा रहा है, तो अब संवेग मतलब क्या होता है, m इंटू वी। m यानी हो जाएगा आपका मास, और मास का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो बाहरी बॉडी है, जो शरीर है, जो कणों से मिलके बना है, उसी को तो मास बोलते हैं लोग। जैसे ये बोर्ड देख रहे हैं तो बोर्ड का एक मास होता है, और जैसे हमारा शरीर है तो ये भी एक मास है। और मास को हम लोग किस में तोड़ते हैं लोग, यानी कि इसमें हम लोग बोलचाल के भाषा में उपयोग करते हैं लोग, तो केजी में। जैसे कि मान लीजिए कि हम कितने केजी के होंगे, जब हम को भार किया जाएगा तो केजी में ही ना बताएंगे कि हमारा मास कितना केजी है, तो ये हो जाएगा। और ये वेलोसिटी जो है, वेग है, तो वेग को हम लोग किस में तोड़ते हैं लोग, तो ये मीटर सेकेंड में हो जाता है। तो यहाँ पे केजी इंटू मीटर सेकेंड हो जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा इसका उपयोग क्या होता है संवेग का, कि कोई भी वस्तु गतिशील में है, तो जब किसी वस्तु से टकराता है तो उन दोनों का ये देखा जाता है कि इसमें कितना बल लगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि एक यहाँ पे बस है और यहाँ पे एक कार है, तो बस का जो द्रव्यमान होगा तो जाहिर सा बात है कार से ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। अगर ये बस इसको धक्का दे रहा है पीछे से जाके, तो दो तीन कंडीशन बनेगा। एक कंडीशन ये बनेगा कि इस बस, ये कार खड़ा है, तो अगर ये बस जाके धक्का दिया तो ये आगे की तरफ जाके आगे चला जाएगा, आगे गति में आ जाएगा। या दूसरा का कंडीशन होगा कि अगर मान लीजिए कि ये कार इसको अगर जाके बैक से मारा है, तो इसका द्रव्यमान ज़्यादा होने के कारण कार खुद बैक हो जाएगा। लेकिन नुकसान तो दोनों का होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि जितना बल ये लगाया है उतना बल तो ये भी लगाएगा उस पर, तो नुकसान तो होगा ही होगा। तो इसी को समझने के लिए, बताने के लिए संवेग का प्रयोग किया जाता है, ताकि हम ये बता पाएँ कि इसमें कितना संवेग था, कितना वेग था। जैसे क्वेश्चन एक देखिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया कि एक मान लीजिए एक 500 केजी का कार 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रही है, तो संवेग कितना होगा। तो संवेग का उपयोग क्यों कर रहे हैं लोग, हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये बताने के लिए कि जो कार का मास है उसके साथ साथ में जो गति कर रहा है तो वो कितना स्पीड से चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम कार का मास यहाँ पे दे दिया है 500 केजी, तो यहाँ पे हम 500 केजी अगर रख दे रहे हैं, फिर इसका बाद देखिएगा कि आपका वेग दे दिया है 20 किलोमीटर प्रति आवर, या कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, या सेकेंड में या आवर में, तो यहाँ पे 20 दे दिया है। तो यही तो बोल रहा है कि P बराबर m/v, तो ये इसका निकाल देंगे लोग तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, और ये आपका इतना मीटर प्रति सेकंड के ये रफ्तार से, यानी कि चाल से चल रहा है। तो यही सब बताने के लिए इस संवेग का उपयोग किया जाता है। संवेग का उपयोग देखिएगा कि कोई वस्तु जैसे गति कर रहा है तो उसको रुकने के लिए भी किया जाता है। रुकने के लिए कैसे किया जाता है, तो कभी आप क्रिकेट खेले होंगे या देखे ही होंगे, तो देखिए कि जब खिलाड़ी कैच लेता है तो उस बॉल को पीछे की तरफ खींचता है। पीछे की तरफ कैसे खींचता है, कि जैसे कि हाथ में कोई बॉल आया तो उसका तो देखिए कि संवेग ज़्यादा होगा, तो उसको कम करने के लिए, और बल उसी दिशा में लगता है, यानी कि जिस दिशा में वस्तु जा रहा है तो उसी दिशा में बल लगता है,
तो जिसके कारण जब खिलाड़ी हाथ पीछे खींचता है तो वो संतुलित कर लेता है और उसको चोट भी कम लगता है। तो इसका उपयोग यहाँ पे भी किया जाता है। इसका उपयोग देखिएगा कि जैसे कि गाड़ी है, आप कोई कार और चला रहे हैं या कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, या दुपहिया चलाइए या चार पहिया, तो रोड पे जाइएगा तो रोड पे हमेशा तो प्लेन होता नहीं है, कहीं पे गड्ढा होगा, कहीं पे ये होगा, तो उसमें स्प्रिंग लगाया जाता है। स्प्रिंग लगाने से क्या होता है कि जैसे कि गड्ढा में आपका गाड़ी गिरेगा तो स्प्रिंग उसको एब्जॉर्व कर लेगा और उसका जो फोर्स रहता है नीचे की तरफ जाता है तो उसको क्या करता है कि कम कर देता है। अगर वो कम नहीं करेगा तो जो उसका गियर रहता है या और भी चीज़ रहता है वो टूट सकता है, तो उसको कम कर देता है प्रेशर को। तो इसका उपयोग यहाँ पे भी किया जाता है, मशीन में भी किया जाता है इसका उपयोग बहुत सारा। तो जब इसका हम लोग देखेंगे लोग क्वेश्चन, तो वहाँ पे इसको जितना क्वेश्चन इससे बनेगा वहाँ पे समझा भी देंगे एक बार, और इसके क्वेश्चन भी देख लिया जाएगा। अब इसको एक बार और पढ़िए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले बल के बराबर और उसी दिशा में होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये आपका बी मान लीजिए कि कार है और ये मान लीजिए कि ए आपका बस है, तो अब ये इधर से जा रहा है, तो जब इसको ये धक्का मारेगा तो परिवर्तन का दर क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि जितना धक्का ये इधर से बल लगाएगा उतना ही बल ये भी उधर से लगाएगा। लेकिन एक और चीज़ है कि जिसमें ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसका वेग जो होगा उसका थोड़ा कम होगा, और बल जिसमें ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसमें बल ज़्यादा लगेगा। वेग जब ज़्यादा होगा तो बल भी क्या होगा, उसका बढ़ जाएगा। जैसे कि आपको गेंदा, कोई छोटा गेंदा है तो धीरे से फेंकेगा तो उसका वेग धीरे रहता है तो चोट नहीं लगता है। अगर वही जोर से मारेगा तो क्या होगा, उसका गेंद का आकार वही है लेकिन वेग बढ़ गया है तो वो जाके ज़्यादा फोर्स लगाएगा और ज़्यादा चोट लगेगा। कभी आप बचपन में खेले होंगे गेंदा से, तो आप देखिएगा कि धीरे से, चाहे अभी भी आप धीरे से फेंकिएगा तो चोट नहीं लगेगा, जोर से मारिएगा तो ज़्यादा चोट लगता है। इसके पीछे का कारण क्या आता है कि बल बढ़ जाता है और वेग बढ़ने के कारण उसका बल भी, फोर्स भी ज़्यादा लगता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बल ज़्यादा होगा तो त्वरण बढ़ेगी, यानी कि बल जब उस पर फोर्स ज़्यादा लगाएंगे लोग, जोर से मारेंगे लोग, तो क्या होगा कि उसका त्वरण बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। और वस्तु अगर भारी हो तो त्वरण कम होता है। अगर वही लोहा का अगर हम गेंद दे दें फेंकने के लिए तो आप ज़्यादा दूर नहीं फेंक पाइएगा, वही रबड़ के रहेगा तो ज़्यादा दूर फेंक पाइएगा। तो ये इसका मतलब होता है। तो ये भी आपको निकालने में बहुत आसानी होगा। अगर बल किसी वस्तु का पूछ दिया कि बल कितना है, दिया रहेगा वहाँ पे ऐसे ही, लेकिन बीपीएससी में न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, इसीलिए डीप में जाके हम न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर एसएससी का जो बैच चला है उसमें आप पढ़िएगा तो उसमें बहुत डिटेल में ये सब न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं। तो ये आपका यहाँ पे मास मतलब समझिए रहे हैं कि आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, और ये मतलब क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे गुना का चिन्ह आ जाएगा, जितना रहेगा उतना रख दीजिएगा, आपका निकल जाएगा। तो ये हम लोग देख लिए लोग। अब इसके बाद न्यूटन का तृतीय गति नियम देख लिया जाए। ये तीसरा नियम देखा जाए न्यूटन का, और तीसरा नियम को देखिएगा कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम के रूप में भी जानते हैं लोग। क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया। इसमें न्यूटन ने ये बताया कि कोई भी वस्तु अगर किसी और वस्तु पे बल लगाता है तो उतना ही बल वो जो दूसरा का वस्तु है पहला वस्तु पे भी लगाता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि हम या आप हैं, मान लीजिए जाके अपना पैर किसी पत्थर पे मारते हैं तो पत्थर भी क्या करता है कि उतना ही बल लगाता है उधर से जिधर से आप लगाए हैं। या कहें इसे और आसान भाषा में समझा जाए, कोई भी क्रिया भौतिकी में किया जाता है तो उसके पीछे प्रतिक्रिया भी होता है। जैसे कि देखिएगा कि कोई व्यक्ति बंदूक चला रहा है, तो जब बंदूक चलाता है तो वो व्यक्ति पीछे की तरफ भी वो चला जाता है। इसका कारण क्या रहता है कि जितना वो फोर्स लगा के उस गोली को बाहर निकालने में लगाया है उतना ही फोर्स आपका पीछे की तरफ भी लगा। तो ये देखिए कि दोनों तरफ से ये आपका क्रिया किया गया और इसका ये प्रतिक्रिया के रूप में वो पीछे की तरफ बल लगाया। तो ये तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिएगा कि आपका जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है नाव पे बैठा हुआ, तो जब नाव पे देखिएगा कि चप्पू रहता है, चप्पू को ऐसे चलाया जाता है, तो जब पीछे की तरफ पानी ढकेला जाता है तो नाव आगे की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि चप्पू जो है ये आपका पीछे की तरफ
बल लगाता है, और उसके विपरीत दिशा में जो आपका नाव है वो विपरीत दिशा में बल लगाता है इधर, तो इसीलिए नाव चलता है। तो यहाँ पे एक चीज और समझना है कि जो क्रिया प्रतिक्रिया है एक ही वस्तु पे कभी भी नहीं होगा, एक ही वस्तु पे नहीं लगेगा, यानी कि दोनों युग में काम करता है। क्रिया प्रतिक्रिया किस में काम करता है? तो युग में। यानी कि एक वस्तु पे अगर कोई वस्तु है, एक वस्तु पे अगर क्रिया कर रहा है तो दूसरा का उस पर प्रतिक्रिया करेगा, इसी को क्रिया प्रतिक्रिया बोला जाता है। तो यही आपका नियम है, बस इतना ही याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना है। इसका आप देख लीजिए कि एक चीज़ और यहाँ से समझना है कि द्वितीय और तृतीय जो न्यूटन का नियम है, इन दोनों के संयुक्त मेल से एक हम लोगों को नियम मिलता है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम, ये नियम क्या कहता है? तो थोड़ा सा आप एक चीज याद कीजिएगा कि जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है, सिर्फ उसका रूप परिवर्तन होता है। वैसे ही जो संवेग संरक्षण है, न्यूटन ने ये बताया कि अगर कोई वस्तु स्थिर है, मान लीजिए कि ये वस्तु है, अगर ये स्थिर है तो ये संवेग क्या होगा? संवेग इसका लॉस नहीं होगा, वो भी क्या होगा? स्थिर होगा। तो ये बताया। उसके बाद कंडीशन दूसरा का क्या बताया कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है, जैसे कि कोई बस है, और जाके ये पहाड़ में मार दिया या कोई गाड़ी में मार दिया, मान लीजिए कि ऑटो में मार दिया, ये तो ऑटो में मारा, तो ये जो बस है, तो बस तो अपना कुछ ना कुछ संवेग लगाया होगा, कुछ ना कुछ बल लगाया होगा। तो ये कहता है कि जितना बल ये उस पर लगाया, तो जैसे कि मान लीजिए कि जब इसको धक्का मारेगा ऑटो को, तो ऑटो तो बहुत दूर जाके फेंका जाएगा, वो गति में आ जाएगा, बहुत दूर जाके गिरेगा, तो इसका बल तो लगा। तो ये कहा कि इसका जो बल लगा तो इसका तो कुछ लॉस हुआ, लेकिन वो जो लॉस हुआ, जो बल लगा, वो इसमें शिफ्ट हो गया, यानी कि ऑटो में जाके शिफ्ट हो गया, इसीलिए ऑटो वो दूर जाके फेंका गया। तो ये कहता है कि जो संवेग है उसका, तो वो खत्म नहीं हुआ, वो सिर्फ इसमें से शिफ्ट होकर इसमें आ गया। तो यही कहता है कि संवेग जो रहता है कभी नष्ट नहीं होता है, वो एक से दूसरा में जा सकता है, अगर स्थिर है तो वो स्थिर रहता है, लॉस नहीं होता है। तो यही संवेग संरक्षण का नियम है। इसमें न्यूमेरिकल बनता है, अगर इसका मान लीजिए कि संवेग जो संरक्षण है, तो P बराबर कितना हो जाएगा? m1 अगर mv है, यानी कि मास आपका पहला मास और वेलोसिटी दे दिया गया है, तो जैसे कि कभी भी ये लगेगा तो युग्म पे लगेगा, यानी कि दो वस्तुओं पे लगेगा। तो ये अगर पहला वस्तु है तो दूसरा का वस्तु पे भी उतना ही लगेगा, यानी कि m2 और इंटू v2 लगेगा। तो यही इसका सूत्र हो जाता है। अगर न्यूमेरिकल पढ़ाना होता तो इस पे क्वेश्चन हम लोग बनाते लोग, तो एसएससी वाला क्लास में डिटेल में हम लोग देखेंगे लोग। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि रॉकेट जो उड़ता है, तो रॉकेट उड़ता है तो उसके पीछे का जो कारण है वो भी तीसरा का गति के नियम के ही कारण है, या संरक्षण का नियम का कारण है। क्योंकि रॉकेट में जो गैस भरा जाता है या जो फ्यूल रहता है, जब वो जलता है तो उसमें से वो धुआं निकलता है पीछे की तरफ, आग जो निकलता है तो वो बल देता है और रॉकेट आगे की तरफ जाता है। तो ये भी आपका तीसरा का नियम के अनुसार ही काम करता है। और अगर बात किया जाए तो जैसे कि हम लोग हैं धरती पे, तो धरती पे हैं, तो जो पृथ्वी हम लोगों का है, तो पृथ्वी के ऊपर हम लोग हैं, और एक के क्या हो रहा है कि जैसे कि हम जो गुरुत्वाकर्षण है वो क्रिया हम लोगों पे कर रहा है, और उतना ही बल हम लोग भी इधर लगा रहे हैं। तो ये भी क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम ही बताता है। तो इस प्रकार देखिए कि न्यूटन का ये 3 नियम था। इसमें क्वेश्चन जब बहुत सारा करेंगे लोग, जब इसका क्वेश्चन कराएंगे, यांत्रिकी ये खत्म हो जाएगा 4-5 चैप्टर, तो एक ही बार में 300-400 क्वेश्चन होगा। तो उसको जब हम कराएंगे तो उसमें जितना क्वेश्चन होगा सब पे आपको समझाएंगे, तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये कभी आप भूलिएगा नहीं। तो ये हम लोग का न्यूटन गति नियम यहाँ समाप्त हो रहा है। इसमें और कुछ है, जैसे प्रक्षेपी गति, उसके बाद आपका अभिकेंद्रीय गति, केंद्रीय गति, तो उसको भी इसमें देख लिया जाए। ज़्यादा नहीं है, 2-3 है, तो उसको देख लिया जाए। अब हम लोग को ये 3 जो चैप्टर है छोटा छोटा, इसी में देखना है, ज़्यादा 10 मिनट से कम ही समय लगेगा। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा गति का। इसमें बल आघूर्ण है तो वो एक अलग चैप्टर आता है, तो वो अलग से पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा कि इन तीनों को देखना है। तो सबसे पहले अभिकेंद्रीय बल देखा जाए। अभिकेंद्रीय बल,
और साथ में अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। अब एक चीज समझिए कि कोई भी वस्तु दुनिया का अगर गति कर रहा है तो उसके पीछे जो कारण है तो वो फोर्स है, यानी कि बल है। बल ही कोई वस्तु को गति करने के लिए प्रेरित करता है या गति करने कराता है। तो ये चीज तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब केंद्रीय बल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई भी वृत्त है, अब इस पे कोई भी कण, कोई भी वस्तु अगर गति कर रहा है तो गति कर रहा है, इसका मतलब कि कोई ना कोई इस पे फोर्स काम कर रहा है, इस पे कोई ना कोई बल काम कर रहा है। तो जो बल ऐसा काम कर रहा है कि ये जो वस्तु है या द्रव्यमान है कोई भी, तो ये केंद्र की तरफ इसका खिंचाव है, तो इसी को बोला जाता है केंद्रीय बल। यानी कि ये जो बल लगा रहा है केंद्र की तरफ लगा रहा है और केंद्र की तरफ खींच रहा है, तो इसे अपकेंद्रीय बल बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब ठीक इसी को हम लोग ये भी समझ लिया जाए इस पे, जैसे कि वृत्त पे कोई भी वस्तु, जैसे कि आप कभी ना कभी साइकिल चलाए होंगे किसी फील्ड में, तो अगर गोलाकार फील्ड होगा तो आप एक चीज़ महसूस जरूर कर रहे होंगे कि जो आपका खिंचाव है, जो आप झुके होते हैं, तो वे केंद्र की तरफ झुके रहते हैं। अब केंद्र की तरफ क्यों झुके रहते हैं? क्योंकि ये केंद्रीय बल आप पे काम कर रहा है, आपको अपनी तरफ खींच के रखता है। अभी हम लोग पढ़े हैं लोग न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम क्या करता है कि कोई भी वस्तु है तो जब क्रिया होता है तो उसका प्रतिक्रिया भी होता है। तो देखिए कि इसी की प्रतिक्रिया के रूप में एक ऐसा भी बल लगता है कि जो वस्तु ये वृत्त पे चक्कर लगा रहा है वो बाहर की तरफ उस पर बल लगता है, तो बाहर की तरफ खिंचाव होता है, तो उसी को बोला जाता है अपकेंद्रीय बल। तो ये खिंचाव जो करेगा, जो वस्तु रहेगा, तो इसका बल किधर लगेगा? तो इसका बल अंदर नहीं लगे, बाहर की तरफ इसका बल लगता है, तो इसी को बोला जाता है अपकेंद्रीय बल बोला जाता है। कोई भी वस्तु है तो उसमें अपकेंद्रीय बल या अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल यानी कि केंद्र की तरफ खींचता है और अपकेंद्रीय बल यानी कि बाहर की तरफ। अब जैसे कि उदाहरण हम लेंगे तो आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। अपकेंद्रीय बल का उदाहरण क्या ले सकते हैं कि जैसे कि आप अगर चक्कर लगा रहे हैं किसी गोले का या साइकिल से या बाइक से, तो आप देखिएगा कि आपका जो झुकाव होगा किधर की तरफ होगा? तो ये आपके केंद्र की तरफ होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ऐसा कौन सा वस्तु है, तो मान लीजिए कि आप सीधी रेखा से कोई गाड़ी चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं और अचानक किसी मुड़ाव पे आप मुड़िएगा तो आपको एक बल महसूस होगा और लगेगा कि हम आउटसाइड में फेंका जाएंगे, तो ये आपका अपकेंद्रीय बल होता है। उसके बाद में देखिएगा कि जो झूला होता है, तो आप झूला पे जैसे कि इसमें एक रहता है और ये आप झूला पे इस तरह आप झूलते हैं, तो अगर उसमें का अगर रस्सी आप नहीं पकड़िएगा तो बाहर की तरफ फेंका जाइएगा, उसमें भी किधर बल लगेगा? तो अपकेंद्रीय बल लगेगा। यानी कि जो बल बाहर की तरफ आपका बल लगाता हो उसे अपकेंद्रीय बल, और जो अंदर की तरफ बल लगाता हो उसे अभिकेंद्रीय बल। इसमें और उदाहरण में देखिएगा तो दूध से जो मक्खन निकाला जाता है, तो वो भी मक्खन जब महा जाता है तो उसमें भी जो बल लगता है वो अपकेंद्रीय बल लगता है, बाहर का बल लगता है, इसीलिए उसमें से दूध से मक्खन निकलता है। उसके साथ साथ देखिए कि कपड़ा धोने वाला वॉशिंग मशीन जो होता है, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन जो होता है, वॉशिंग मशीन भी किस पे काम करता है? तो अपकेंद्रीय बल पे ही काम करता है। उसमें का जितना छोटा छोटा कण रहता है, जो गंदगी रहता है, उसे बाहर की तरफ निकाल देता है। तो ये जो काम कर रहा है ये बाहर की तरफ, ये अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। और इसमें देखिएगा जो अंदर की तरफ काम कर रहा है वो आपका अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। अभिकेंद्रीय बल का अगर और उदाहरण देखा जाए तो जैसे कि देखिए कि ये पृथ्वी है मान लीजिए, तो पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चांद लगाता है। और देखिए जो चंद्रमा है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो ये पृथ्वी का चक्कर क्यों लगा रहा है? क्योंकि पृथ्वी अपने तरफ खींच रहा है, और ये कौन सा बल होगा? ये आपका अभिकेंद्रीय बल होगा। इस पे आप बल लगा रहा है और जो चंद्रमा है इसके तरफ आकर्षित हो रहा है, तो इस पे अपकेंद्रीय बल लगता है, ये आपका अंदर की तरफ खींचता है। वहीं पे और भी देखा जाए तो जिससे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है, तो पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगा रहा है तो उस पे भी कौन सा बल काम करता है? तो अभिकेंद्रीय बल काम कर रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग इसके पहले केमिस्ट्री क्लास में पढ़े थे लोग कि कोई भी परमाणु है तो 3 कणों से मिलकर बना होता है। एक आपका न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो होता है
और प्रोटॉन जो होता है ये तो आपका केंद्र में रहता है, लेकिन बाहरी जो आपका ऑर्बिट जो रहता है और इसपे एक आवेशित रहता है ऋणात्मक आवेश जिसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं लोग। तो इलेक्ट्रॉन इस पे आपका चारों तरफ चक्कर लगाता है और इलेक्ट्रॉन ही किसी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। तो देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन है चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो इस पे भी कौन सा बल काम कर रहा है? आपका अभिकेंद्रीय बल काम कर रहा है, क्योंकि अंदर की तरफ खींच के रख रहा है। तो अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल आप समझ गए होंगे, और भी इसका बहुत सारा उदाहरण हो सकता है। तो क्वेश्चन कीजिएगा तो वहां आप ये सब क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को देखना है आज का अंतिम जो चैप्टर है, प्रक्षेप गति। तो देखिए प्रक्षेप जो गति होता है, प्रक्षेप गति, तो सबसे पहले प्रक्षेप परास से पूछेगा, प्रक्षेप दूरी से क्वेश्चन पूछेगा, और प्रक्षेप ऊंचाई से क्वेश्चन पूछेगा। प्रक्षेप का मतलब क्या होता है? तिरछा होता है, यानी कि कोई भी वस्तु जब तिरछा फेंका जाए तो उसे प्रक्षेप बोला जाता है। आसान भाषा में प्रक्षेप को तिरछा बोलेंगे। और तिरछा का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये अगर धरातल का कोई रेखा है, सीधी रेखा, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम खड़े हैं, तो यहाँ से अगर ऐसे तिरछा कोई वस्तु फेंक रहे हैं तो यही क्या कहलाएगा? प्रक्षेप कहलाएगा। तो ये आपका कंसेप्ट थोड़ा सा समझना है। और देखिए कि ये तो आसान है, मतलब तिरछा फेंकेंगे कोई भी वस्तु तो वो क्या कहलाएगा? प्रक्षेप कहलाएगा। और यही अगर अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु है तो उसमें क्या होगा? द्रव्यमान होगा, और फेंक रहे हैं तो साथ में वेलोसिटी भी होगा। तो जब ये फेंका जा रहा है और जब ये कोई वस्तु गति में है तो वही क्या कहलाएगा? प्रक्षेप गति कहलाएगा। और जब फेंकेंगे लोग तो एक खास ऊंचाई पे भी जाएगा, तो जो इससे इसका धरातल से ऊंचाई होगा उसी को बोला जाता है प्रक्षेप, आपका ऊंचाई बोला जाता है। और ये कितना दूर हम लोग फेंक पाते हैं, तो टोटल इसका जो डिस्टेंस होगा वही क्या हो जाएगा? इसका प्रक्षेप दूरी हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। और प्रक्षेप दूरी और इसके ऊंचाई का जो मान निकालेंगे वही क्या हो जाएगा? परास हो जाएगा। तो दूरी को ही परास बोला जाता है, सिर्फ उसमें आपका द्रव्यमान और वेग का मान निकालना पड़ता है, तो यही आपका हो जाता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जैसे कि देखिएगा कि मान लीजिए कि कोई वस्तु फेंकना हो हम लोग को, और काफ़ी दूर फेंकना हो, जो मान लीजिए कि हमारा जितना भी अंदर बल है या शक्ति है, तो हम कितना सबसे ज़्यादा कोई गोला कितना दूर तक फेंक सकते हैं। तो इसी को अगर फेंकना है हमको, तो कोई भी गोला अगर हम 45 डिग्री कोण बना के यहाँ से फेंक रहे हैं तो सबसे दूर फेंक सकते हैं अपना पूरा शक्ति का उपयोग करके। तो देखिएगा कि अगर मान लीजिए कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कोई गोला है और उस गोला को दूर फेंकना है, सबसे ज़्यादा दूर, तो कितने डिग्री कोण से फेंकना पड़ेगा? तो 45 डिग्री कोण से। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे ऊंची कूद है, ऊंची कूद, और एक आपका लंबी कूद होता है, लंबी कूद। तो देखिए लंबी कूद जब हम लोग को करना होगा, और सबसे ज़्यादा लंबी कूद मान लीजिए कि अपने क्षमता अनुसार करना होगा, तो 45 डिग्री कोण बना के हम लोग को ऐसे फाड़ना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे ऊंची कूद अगर करना होगा, तो ऊंची कूद देखिएगा कि ऊंची कूद तो आपका एक रस्सी रहता है, जंप रहता है, इतना ऊंचाई होगा 4 फीट होगा, या तो एक आपके जितना हाइट है उसके अनुसार देखिएगा लगभग 60 या 70% के आसपास ऊंचाई वो दिया रहता है। तो अगर मान लीजिए कि हमको ऊंची कूद सबसे ज़्यादा अगर करना है अपने क्षमता के अनुसार, तो कितना डिग्री कोण बना के फाड़ना पड़ेगा? तो देखिएगा कि उसमें आपका 90 डिग्री कोण बनना चाहिए। अगर 90 डिग्री कोण बनेगा तो अपने क्षमता अनुसार सबसे ज़्यादा ऊंची कूद कर सकते हैं। तो इसका मतलब बस इतना ही है, और यही 2-3 क्वेश्चन पूछता है, इससे और भी क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन जब कराएंगे एक के बाद 300-400, जब यांत्रिक हम लोग खत्म कर देंगे। यांत्रिक चैप्टर में आपका 6-7 गो चैप्टर आता है। ये तो पहला चैप्टर है गति। इसके बाद गति के बाद देखिएगा कि घर्षण आ जाएगा, सरल मशीन आ जाएगा, और भी 3-4 है, तो वो सब करा लेंगे तो एक के बाद 300 क्वेश्चन करा देंगे। तो उसमें आपका सभी चीज़ आएगा, और क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पे भी समझा देंगे, तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। और इसके अलावा आप
कुछ भी अपना मैसेज देना चाहते हैं कि कैसे पढ़ाई में और सुधार किया जा सके या आप क्या चाहते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।